नमस्कार। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ बिहार में रोजगार। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड करके बोला कि बिहार में जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ की सिचुएशन है और वहाँ पे जो रोजगार की सिचुएशन है उसे ठीक किया जाए और उसे कहीं ना कहीं बेहतर बनाया जाए। जिस तरीके से अभी की कंडीशन है उससे लाख गुना अच्छा इसे बनाया गया जाए। अगर बात करते हैं नीतीश कुमार की गवर्नमेंट की, तो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट करीबन 15 साल हो चुके हैं और बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो बहुत दिनों से चलता हुआ आ रहा है। और लोगों के बीच में एक दिमाग में है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों एक साथ है तो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि अभी तक बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है और उसे क्यों इस तरीके से चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार के इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, वहाँ के रोजगार के बारे में और बात करेंगे कि वहाँ के जीडीपी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं और क्यों इस तरीके से इश्यूज़ आ रहे हैं बिहार के अंदर में। इन सारे सिचुएशंस पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों बात करने से पहले हम बात करते हैं सोनू सूद के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र में। आप सबको पता है कि बिहार के, यूपी के बहुत सारे लेबर और माइग्रेंट्स वर्कर हैं वहाँ पे, जो कि अपने अपने घर आना चाहते हैं और आ नहीं पा रहे हैं। तो सोनू सूद की तरफ से बहुत ही अच्छा अभियान चल रहा है और बहुत लोगों को मदद कर रहे हैं और उन्होंने ठान लिया है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्कर हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, सारे को अपने अपने घर भेज करके ही दम लेंगे। और उन्होंने एक ट्विटर पे बहुत अच्छा ट्वीट किया है, क्यों जाओगे पैदल, हम है ना। मतलब कि वो खुद अपना नंबर वगैरह सब कुछ जारी कर दिए हैं कि बस आप कॉल कीजिए और आप घर पहुंच जाएंगे। तो बिग सल्यूट फॉर सोनू सूद। आप लोग भी उन्हें ट्विटर पे ट्वीट कीजिए और उन्हें ट्विटर पे उन्हें हैशटैग दीजिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर उन्हें अप्रिशिएट दीजिए कि उनका मनोबल बढ़े, क्योंकि बिहार के लोगों के लिए, यूपी के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम है। अगर रोजगार इंडस्ट्री की बात करें बिहार के अंदर में, तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट जो है 50 से अधिक इंडस्ट्रीज़ को आइडेंटिफाई करती है अपने एरिया में, जिसके अंदर में आता है एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल और लेदर जैसे चीज़ों को वो बताती है कि इन सारे विभाग में 50 से ऊपर इंडस्ट्रीज़ है हमारे बिहार के अंदर में। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी बिहार कुछ ज़्यादा ऊंचा नहीं है, बहुत ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में देखते हैं तो जितना यहाँ पे लैंड कैपेसिटी है उस तरीके से यहाँ पे काम नहीं होता है। आधुनिक तरीके से खेती बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है खेती के लिए भी। अगर एग्रीकल्चर में देखते हैं तो मक्का, जूट और तंबाकू, ये जो तीन चीज़ है, मक्का, जूट और तंबाकू, ये इंडिया लेवल पे बिहार के तरफ से सप्लाई होता है। वो भी टॉप पे नहीं होता है दोस्तों सप्लाई, ये या तो सेकंड नंबर पे आता है या तो थर्ड नंबर पे आता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे और यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है आपको, जो डाटा दिख रहा है उसके अनुसार आप देखेंगे तो करीबन सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे आता है। मक्का, तंबाकू और जूट, ये तीन चीज़ बिहार में सबसे ज़्यादा होती है। और बाकी जो लिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा क्या उगता है इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं। जीडीपी पर कैपिटल की बात करते हैं तो बिहार करीबन 33वां पिछड़ा हुआ राज्य में आ जाता है। और इसे पिछड़ा हुआ राज्य क्यों बोलते हैं, अगर आपको पता है तो आप भी कमेंट करके बताइए, या फिर आप मेरे इस वीडियो से अगर आपको पता चल सकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है तो आप इसे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बिहार की जीडीपी करीबन 6.86 लाख करोड़ रुपीस की है, जो कि अगर आपने देखा होगा तो अभी के डेट में जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि ये जो छोटा सा रकम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ भी चीज़ों में वेस्ट कर दे रही है। मतलब वेस्ट क्या कर रही है, और उतना केवल एक स्टेट का जीडीपी है, तो कितना पीछे है। अगर इसे और किसी आप स्टेट से तुलना करेंगे तो ये बहुत नीचे आ जाता है। सेकंड नंबर की अगर बात करते हैं बिहार में रोजगार की, और रोजगार में अगर आप जीडीपी के रूप से देखिए कि बिहार कितना रेवेन्यू ग्रोथ कर पाता है, अगर बिहार के जीडीपी से, तो करीबन में 20% केवल एग्रीकल्चर से निकालता है और 19% इंडस्ट्रियल एरिया से निकालता है। और इंडस्ट्रियल एरिया मैंने आपको पहले ही समझा दिया। और साथ में अगर देखते हैं जो बाकी के बचे 61%, वो कहीं ना कहीं अदर सर्विसेज या रिसोर्सेज से निकालता है। सर्विसेज में आप समझ सकते हैं कि सरकारी जो होता है और जो भी टैक्स वगैरह होते हैं लोगों के, वहाँ से लेकर के आते हैं। तो इंडस्ट्री का हालात आप समझ सकते हैं कितना नीचे है, और इससे आप लगा सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो भी कितना नीचे है। अगर इंडिया और अदर कंट्रीज़ की अगर बात करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा लेन देन होता है वो होता है कॉटन। कॉटन पहले नंबर पे प्रायोरिटी रखता है कि जो सबसे ज़्यादा दूसरे देश हमारे देशों से लेते हैं वो होता है कॉटन, जो कि गुजरात सबसे ज़्यादा उसे निकालता है। गुजरात के पास इस कॉटन के कामों में मतलब नंबर 1 माना जाता है इंडिया के अंदर। रोजगार के अगर सेकंड पोजीशन में बात करें तो लोग यहाँ से बाहर क्यों चले जाते हैं, और बिहार में अगर आप हैं, बिहार के अगर हैं तो आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर करेंगे कि बिहार के जो लोग होते हैं सरकारी विभागों की तरफ ज़्यादा अपना होड़ लगाते हैं, सरकारी जॉब के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रीज कम है, बड़ी बड़ी कंपनीज कम है। जिस तरीके से आप दिल्ली में, मुंबई में आप जा करके किसी भी, अगर आपका सरकारी गवर्नमेंट में या फिर किसी भी विभाग में जॉब नहीं होता है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप प्राइवेट फील्ड में जा करके 20,000, 30,000, 50,000
60,000, या फिर आप बहुत अच्छा MBA या फिर कुछ अच्छा पढ़े लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग वगैरह की हैं, तो आप वहाँ पे जाकर ये 60,000 70,000 के भी जॉब ले सकते हैं, जो कि एक सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा पैसा देता है आपको। बट दोस्तों बिहार में इस तरीके के हालात नहीं है, क्योंकि बिहार में जो जॉब की स्थिति है, इंडस्ट्रीज़ की स्थिति है, बहुत ही कम है। बिहार में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। जिस तरह से आप GDP देखते हैं तो बिहार में केवल 19% का रेवेन्यू जनरेट करता है इंडस्ट्रीज़। और इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो मैंने आपको बता दिया किन किन फील्डों में ये इंडस्ट्रीज़ लेकर के आते हैं। जब 2005 में जब नीतीश कुमार की गवर्नमेंट बनी थी, तो 2005 से लेकर के 11 के बीच में या फिर 10 के बीच में लोगों को लगा था कि एक बहुत ही अच्छा मतलब कि एक CM मिला है बिहार को, कि जो कि CM के रूप में बहुत ही आगे बिहार को ले जाएगा। और उस टाइम के GDP ग्रोथ रेट को आप देखेंगे तो बहुत ही हाई था, करीबन 11 से 12% था, और सबसे तेज़ी से विकास करने वाला भी राज्य था। अगर बिहार की अगर बात करें तो अगर और दूसरे स्टेट से अगर आप बिहार की तुलना करते हैं अगर ग्रोथ रेट में, तो ये ग्रोथ रेट में सबसे आगे हो सकता है। और अभी भी अगर ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो बोला जाता है कि बिहार में अगर किसी भी चीज़ को ग्रोथ करना है तो वो सबसे तेज़ी से ग्रोथ होता है। टाइम में राजनीति के कारण बिहार इतना पीछे हो गया, क्योंकि बिहार जब अलग हुआ तो बिहार के पास कुछ नहीं आया, एक बालू के खदान को छोड़ करके और कुछ चीज़ों को ले करके। बट अगर वहीं पर आप झारखंड में देखेंगे तो झारखंड टॉप स्टेट्स में आता है पूरे इंडिया के अंदर में। जितने भी टाटा हो या फिर बिरला हो या अदानी हो या अंबानी हो, जितने भी बड़े बड़े रियल इस्टेट्स या इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, वो सबसे पहले अगर इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो वो पहले झारखंड में जाते हैं, ना कि बिहार में। और इन्हीं लोगों को पहले बोला जाता है 2000 से पहले कि ये सारे लोग बिहार में होकर के आते थे, कि बिहार के लोग में बिहार यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। बिहार में पहले इन्वेस्ट होता था, गुजरात से ज़्यादा वैल्यू बिहार को मिलती थी। बट जब से अलग हुआ 2000 में, तब से लेकर के अभी तक बिहार कहीं ना कहीं पीछे 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 होता चला आया। जब अंग्रेज़ों का राज चलता था तो उस टाइम के डेट में या जो ट्रेड मार्केटिंग होता था, इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए पटना को चुना जाता था। पटना बहुत ही बड़ा जगह में आता था, इंटरनेशनली इसे जाना जाता था पटना को। और दोस्तों पटना का इतिहास और बिहार का इतिहास मोटा मोटी सब कोई को पता है, और नहीं पता है तो मैं एक लिंक दूंगा एक वीडियो का, उसे भी आप देख करके समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इतिहास रह चुका है बिहार का। अगर बिहार में इंडस्ट्री और सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ऐसा क्यों है कि बिहार में इंडस्ट्रीज़ कम है, रोजगार कम है और लोग यहाँ के विकसित क्यों नहीं है? तो इसका सबसे पहला एक रीज़न है कि लोग लिटरेसी के मामले में बिहार पूरे इंडिया में सबसे नीचे आता है। अगर सबसे पहला नंबर पे स्टेट में अगर देखते हैं तो वही केरल है सबसे नंबर 1 पे, और सबसे लास्ट में अगर देखते हैं तो बिहार हमारा लिटरेसी के मामले में सबसे नीचे आता है। और सारे दुनिया को पता है और आपको भी पता है कि जब तक किसी के घर में लिटरेसी नहीं होगा, एजुकेटेड परिवार अलग ही चीज़ होता है। और हमारे बिहार की अगर बात करें तो एजुकेशन के मामला में बिहार सबसे नीचे आता है। वो बात अलग है कि लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर सबसे ज़्यादा जो सरकारी गवर्नमेंट में आते हैं वो क्यों बिहार से आते हैं, क्योंकि उनके पास सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जा कर के कोई और काम कर सकें। और जो लोग यहाँ पे मिडिल क्लास या फिर उससे नीचे के लोग हैं, गरीबी रेखा में भी बहुत नीचे आता है बिहार, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में बिहार आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड कोई ऑप्शन नहीं होता है कि लोग यहाँ पे कोई दूसरा काम कर सके, तो इसलिए वो सरकारी नौकरी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और जितने भी आप IAS ऑफिसर को देखेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग बिहार से ही पढ़ करके वो बाहर जा कर के ज़्यादा लोग तैयारी करते हैं, और बहुत कम लोग बिहार में ही रह करके तैयारी कर करके वो निकाल पाते हैं। सॉल्यूशंस की अगर बात करते हैं तो सॉल्यूशन केवल एक ही है कि अगर लिटरेसी को और हेल्थ केयर को अगर आप यहाँ पे बढ़ावा देंगे तो बिहार आने वाले दिनों में टॉप राज्यों में आ सकता है। टॉप राज्यों में क्या, हर एक राज्य को पीछे कर सकता है। और पीछे करने के साथ केवल आपको बस एक ही काम करना है, वो है लिटरेसी को बढ़ाइए। क्योंकि यहाँ पे जितने लोग मेहनत करने वाले हैं, पूरे दुनिया में माना जाता है कि बिहार के लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे मेहनत केवल कर देते हैं थोड़ा सा, केवल लिटरेसी के मामले में अगर गवर्नमेंट एक कदम उठाती है कि हर एक घर में लोग शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार छोड़िए केवल शिक्षा देंगे, तो बिहार बहुत आगे चला जाएगा। जिस भी स्टेट में लिटरेसी रेट है वहाँ पे क्राइम रेट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। फर्टिलिटी रेट, जिसे हम जनसंख्या बोलते हैं, फर्टिलिटी रेट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप विकसित हैं तो आप कहेंगे कि हम दो हमारे दो, और आप जनसंख्या के ऊपर बहुत ही कम ध्यान देंगे। आपको बस मोटो रहेगा कि हमें बस आगे बढ़ना है। आपका एक ध्यान रहेगा, जो कॉमन सेंस है वो एक सही दिशा में जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बिहार की राजनीति और बिहार के जो CM है अभी नीतीश कुमार जी, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे रोजगार पे भी ध्यान दिया है, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं उनके लिए लोन को भी करने की स्थिति प्रावधान दी है कि आप आइए लोन को लेकर के जाइए। बट जो लोग बैठे हुए हैं लोन देने के लिए, नीतीश कुमार अपने तरफ से कर रहे हैं,
बट जो लोग लोन देने के लिए बैठे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दौड़ाते हैं। अगर आप स्टेट बैंक्स में जाएंगे या फिर किसी भी सरकारी बैंक में जाएंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ के जो छोटे भी कर्मचारी होंगे वो आपसे ऐसे बात करेंगे कि वो RBI के गवर्नर हैं, इस तरीके से बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई है। अगर आपको इस बात में सच्चाई नहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट कर करके बोल सकते हैं कि आर्यन सामुएल तुम गलत हो। तो दोस्तों ये मेरा एक वीडियो, छोटा सा वीडियो था जो कि बिहार में रोजगार और इंडस्ट्रीज़ की सिचुएशन के ऊपर था, एग्रीकल्चर के सिचुएशन के ऊपर था, और थोड़ा सा सोल्यूशन जो मैंने आपके साथ बांटा, और जो बिहार की स्थिति है और राजनीतिक स्थिति है उन सब चीज़ों को मैंने आपके साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ों में शेयर करना स्टार्ट किया। और मैं धीरे धीरे बिहार के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे वीडियोस बनाते रहूँगा, या फिर अपने हर एक वीडियो में या फिर कोई वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगा बिहार को लेकर के या फिर किसी और भी स्टेट्स को लेकर के। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों हमारे करियर में, हमारे जीवन में, और लोगों तक इसका प्रावधान होना भी बहुत सारा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए, पॉलिटिकल इश्यूज़ और पॉलिटिशियंस के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं एक पॉलिटिकल रैप वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जो कि एक पॉलिटिशियंस वर्सेस जो आम लोग होते हैं उनके ऊपर होगा। तो ये रैप वीडियो को बहुत जल्द आने वाला है, इसी चैनल पे आएगा। तो आप सबका प्यार चाहिए, और जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और सोनू सूद भाई को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार, जय किसान, और पूरे देश को मेरे तरफ से नमस्कार।